हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह ख़ुद सलाम कर लेंगे क्योंकि वो इस्लामाबाद में हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम थोड़े से एनर्जेटिक और खुश इसलिए नज़र आ रहे हैं कि हम दिन से ही एक ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी खबर मिल जाए कि हमें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ना बात करने पड़े। लाख शुक्र कि हम हमारी मतलब जहालत एक्सपोज नहीं हुई। सही बात है, कल हो जाएगी लेकिन जाहिर है सारे एंकर्स जो 4 दिन से कार्डियोलॉजिस्ट बने हुए थे वो यकायक जो है ना वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन गए हैं। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते। खैर बहरहाल रात अभी कुछ देर पहले ये खबर आई 2 घंटे पहले जब भारत के एक टीवी चैनल न्यूज़ 18 जो फॉर्मली CNN-IBN था, उन्होंने एक इंटरव्यू पोस्ट किया अपनी वेबसाइट पे भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के सरबराह शरद कुमार का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पठानकोट अटैक हुआ था इस बरस जनवरी में, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात थे खासे कशीदा हो गए थे और जो हमारे दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला था वो भी टूट गया था। उस पर पहली बार भारत के किसी आला जो ओहदेदार है उसने ये कहा है कि इस हमले में किसी पाकिस्तानी एजेंसी या पाकिस्तानी हुकूमत के शमूलियत या सपोर्ट का सबूत नहीं मिला है, जो कि एक बहुत वेलकम डेवलपमेंट है। और इसका यकीनन ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ज़ाहिर है पाकिस्तान से वो जैश मोहम्मद के जो लीडरान हैं मौलाना मसूद अज़हर और उनके भाई मौलाना रऊफ़ उसको मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को सबूत दिए हैं कि ये दोनों इस हमले में मुलव्विस थे। हाँ, तो ज़ाहिर है ये जब से ये खबर आई है तो मीडिया पर ये बहुत डिबेट भी हुई है और इस पर बुलेटिन में भी चली है। तो एक तो लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार का भांडा फूट गया। तो एक तो सबसे पहले कि एक डायरेक्ट एक्यूजेशन ऑफिशियल स्टेट लेवल पर नहीं लगाई गई थी। सो दैट इज़ नॉट अ थिंग। इंडियन मीडिया पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप पूरी इंडियन मीडिया पर तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये इंटरव्यू भी इंडियन मीडिया ने ही किया था। और बहुत जो क्रिटिसिज्म थी पठानकोट की, जिस तरह ऑपरेशन को हैंडल किया गया, उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो भी सब इंडियन मीडिया से ही है और वो भी सारे नोट्स हमारे पास हैं। और जैसे आपने कहा, इन्होंने ये भी कहा है कि वी हैव सफिशिएंट एंड स्ट्रिंजेंट एविडेंस अगेंस्ट मौलाना मसूद अजहर। तो बाद में ये स्टेटमेंट थोड़ी सी स्पिन भी हो सकती है, देखेंगे कि रिएक्शन क्या आता है इंडियन गवर्नमेंट और फिर आगे जाए। अच्छा, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का भी बयान आया है जो कि खासा खुशाइंद है। उन्होंने कहा है कि जी जो NIA के चीफ शरद कुमार की स्टेटमेंट है उसने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी और हम तो पहले ही ये बात कर रहे थे कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि NIA ने हिंदुस्तान में तहकीकात को मुकम्मल कर लिया है, पाकिस्तानी टीम वहाँ से हो आई है, अब उनकी टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी और तहकीकात आगे बढ़ेगी। दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो कॉन्स्टेंटली इन टच हैं इस सारे सूरत हाल में। तो पहला ऐसा हाई प्रोफाइल राब्ता है या हॉटलाइन है जो पठानकोट हमले के बाद मुनक़ता नहीं हुई। तो ज़रा वुसत के पास चलते हैं। वुसत, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, पठानकोट का जो इंसिडेंट हुआ है ये इस लिहाज से पहला इंसिडेंट है कि उससे पहले इससे आधे भी जब इंसिडेंट्स होते थे तो गैलरी के साथ फौरी तौर पे जो है दोनों ममालिक के वज़रा राब्ता शुरू कर देते और हाय वावेला मच जाता था एक दूसरे के खिलाफ और साजिशों के डांडे शुरू हो जाते थे और अचानक से बुखार जो है वो 99 से 105 पे थर्मामीटर फाड़ देता था। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि डैमेज कंट्रोल पठानकोट का पहले दिन से ही किया गया, इस्लामाबाद की तरफ से, दिल्ली की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज़ी, कोई फालतू बात नहीं की गई। दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजय देवाल और लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ, वो एक दूसरे से मुस्तकिल राब्ते में रहे। और आप ये देखें कि इस वक्त चाबहार की वजह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान खासा झुंझलाया हुआ है। कुलभूषण यादव का जो एपिसोड हो चुका है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ जो सिलसिला है वो भी है। उसके बावजूद और ख़ुद भारतीय वज़ीर दिफा मनोहर पारकर एक दफ़ा कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान इस्लामाबाद की कंप्लाइंस के बगैर ये मुमकिन नहीं था पठानकोट। उसके बावजूद इस वर्डिक्ट पे पहुंचना, इट शोज साइन ऑफ मेच्योरिटी ऑन बोथ साइड्स। मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही अच्छी एक डेवलपमेंट है। और अब इससे फ़ायदा उठाते हुए अगर बॉम्बे अटैक का मामला भी एक तरह से अदालती प्रोसेस के ज़रिए किसी नतीजे पे पहुंच जाए तो हालात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। चले अभी देखते हैं कि इस स्टेटमेंट पर ये खड़े रहते हैं, कायम रहते हैं, या कहेंगे कि जी आई वाज मिस इंटरप्रेटेड। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं थोड़ा पठानकोट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब डे 1 से ना
इसमें काफ़ी बहुत बड़े लूप होल्स नज़र आते आ रहे हैं। अब आप द ऑफिशियल वर्जन देखें कि ये दहशतगर्द आए, ठीक है, एक इकागर सिंह जो टैक्सी ड्राइवर, उसकी गाड़ी में ये पहले बैठे, इकागर सिंह का गला काट दिया और उसको कत्ल कर दिया, ठीक है। फिर एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी को इन लोगों ने किया, कारजैक किया, ठीक है। वो गाड़ी में था, उसका एक दोस्त था जो ज्वेलर था, उसका एक खानसामा था, अपने गार्ड को वो घर पे छोड़ गया था, ठीक है। उनको कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ बांध कर गाड़ी में छोड़ दिया, सिर्फ सलविंदर सिंह का मोबाइल फ़ोन लिया और बीच में अकॉर्डिंग टू ये जो ऑफिशियल स्टेटस है वो कॉल कर रहे हैं, जी अम्मी मैं शहीद होने जा रहा हूँ, मुझे मुबारक दे, वगैरह 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 वगैरह। ये एसपी सलविंदर सिंह का जो किरदार है ना, इसमें यार कोई दाल में काला है। और ये जो शरद कुमार साहब की जो इंटरव्यू है, उसने कहा कि हमने क्लीन चिट नहीं दी सलविंदर सिंह की। और आपको याद होगा कि भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने एक इंटरव्यू किया था सलविंदर सिंह का, उसके एक क्लिप है जो मुझे अभी तक याद है, वो मौजूद भी है, मैं जरा एक दफ़ा आपको सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनाइए जी। अच्छा, किस लैंग्वेज में इन्होंने बात की? वो उर्दू में भी बोले थे, पंजाबी में, उर्दू में कि उर्दू में भी, पंजाबी, उर्दू और हिंदी भी बोले थे। हिंदी भी बोले थे? हाँ, बट यू फेल्ट एकदम से ये टेररिस्ट है? टेररिस्ट थे। और ये पाकिस्तान से जैकेट पहनी हुई थी उन्होंने, पूरा बुरूद था, AK-47 थी उनके पास। क्या और क्या वेपन्स थे? वो सारा कुछ था, बिल्कुल लैस थे। वो अपने वो जैकेट जो मिलिट्री के पूरा जो होती है उनके, वो सब कुछ पहना हुआ था। और AK-47 हाथ में थी। और आपको लगता है कि ये एक सेकंड ग्रुप ऑफ टेररिस्ट भी हो सकता है? आपने कुछ सुना ही अपने हैंडलर से क्या बात कर रहे थे? नहीं, वो उर्दू में बात कर रहे थे। वो उर्दू तो आप समझते होंगे? नहीं, इतना नहीं समझता। मतलब पूरी गुफ्तगू जो बरकत दत्त साहब के साथ की है वो तकरीबन उर्दू में, आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है। लेकिन नहीं, मुझे उर्दू की समझ नहीं आती। दूसरी, आप इनकी गाड़ी देखें तो यार इनकी तनख्वाह के साथ नहीं मिलती। और भी बहुत मसले मसाइल हैं कि एक तो ये एक बहुत अहम बेस था, ठीक है, जो इनकी डिफेंस सिक्योरिटी कोर एलीट जो है वो गार्ड कर रही थी। इसके बावजूद किसी ने ये नहीं देखा कि ये दहशतगर्द कोई तकरीबन 50 किलो एम्यूनिशन, 30 किलो ग्रेनेड, असॉल्ट वेपन्स लेके जी देखें, ये सारी बातें इन्हीं की बुनियाद पे तो आज वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। सर मैं यही तो मैं बता रहा हूं। लेकिन इट इज नॉट जस्ट दैट, इट इज नॉट जस्ट दैट। जैसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है, तो पाकिस्तानियों ने पठानकोट का दौरा किया है, वो भी अब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आए और जो 2 सस्पेक्ट हैं मसूद अजहर और उनके भाई रऊफ अजहर, उन तक राब्ते की इजाजत दी जाए। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में रेसिप्रोसिटी होती है या नहीं होती है। सर हाँ, लेकिन नहीं, मैं एक और बात कहना, ये मकसद ये सारी बातें बता रहा हूँ इसलिए कि अगर इनको पता होता कि इन्होंने सही हैंडल किया था ना अपनी एंड से, तो ये अभी स्लाइटली डिफरेंट स्टांस होता। बिकॉज क्लियरली मैच्योरिटी अपनी जगह, एम्यूनिशन भी नहीं थी आपके पास, ये भी आप जरा क्लियर रखें। देखो माजी में तो सबूत के बगैर इल्जामात लगते रहे वही यार, मैं वो तो आपकी उस बात से मैं अग्री कर रहा हूँ, लेकिन देखिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, ये भी एक बहुत एक वीक विकेट पर खेल रहे हैं, बिकॉज देयर आर मैसिव लूप होल्स इन द स्टोरीज यार। और अभी तक उनको ये नहीं पता लगा कि कितने गए थे। 4 लाशें मिली, कुछ डिबरी थी, उसकी उन्होंने डीएनए टेस्टिंग की। अभी वो प्रवीण स्वामी का इस पे आर्टिकल आया कि जो डीएनए टेस्टिंग में यही नहीं पता लगा कि वो कितने लोग उसमें थे। ठीक है, अच्छा वो सर इनकॉम्पिटेंस आल्सो यार। एक बस आपसे सेंटेंस चाहिए। हमारे यहाँ जो है बिल्कुल हेडलाइन ब्रेकिंग करके चलिए कि जनाब मोदी सरकार का भांडा फूट गया है और पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल गई है। तो ये मोदी सरकार के ही NIA चीफ ने ये कहा है, तो हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा इसमें हाइपर किस बात पे हुआ है? मुझे नहीं पता कि किस बात पे हाइपर है, और कम से कम मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि दोनों तरफ से मुस्तकिल जो पठानकोट के हवाले से एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का मुजाहरा किया जा रहा है। तीसरे दिन ही सरताज अजीज कहते हैं जी हाँ जी नंबर शुबा है कि भावलपुर तक गए हैं, और उसके बाद ज्वाइंट टीम बनती है और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो मुझे तो लगता है कि वो दोनों ममालिक जो हैं बहुत ही तामीरी अंदाज में इस मसले को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है वसत, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम ज़रा गुजरात फसादात, जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे, उनका बड़ा एक फ़ैसला भी आया है आज, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और भारतीय रियासत गुजरात की एक अदालत ने आज सन 2002 में जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे भारतीय रियासत में, जिसमें 69 मुसलमान जो है
उनको मारा गया था, उसकी आज फैसला सुनाया है और कसूरवार करार दिए जाने वाले 24 में से 11 मुजरिमों को कत्ल अमद की दफ़ा 302 के तहत मुजरिम करार दिया गया है और इन मुजरिमान की सज़ा का तयन 6 जून को किया जाएगा। इसका बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि एक मुश्तइल हजूम ने 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल होकर 69 अफराद को कत्ल कर दिया था, जिनमें कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लिमान एहसान जाफरी भी शामिल थे। बाकी आपको इसकी तफसीलात वसअत बताएंगे। जी, ये बहुत मशहूर केस है, कई कत्ले आम हुए थे गुजरात में, उसमें से ये सबसे बड़ा कहा जाता है, जिसमें एक ही दिन में 69 अफराद इन टोटल बताया जाता है कि तकरीबन 2000 लोग मजमूई तौर पर रियासत में 2 महीने के दौरान कत्ल किए गए थे। जज बिपिन देसाई ने ये आज मुकदमे का फैसला सुनाया। ये 2009 से मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रायल का हुक्म दिया था, उन्हें गुजरात की अदालतों पे एतमाद नहीं था, तो उसके बाद से जज बदलते रहे। जो बिपिन देसाई हैं ये चौथे जज हैं। 300 गवाहियाँ हुई और उसके बाद इन्होंने 24 जो मुजरिम करार दिए, उनमें से 11 को कत्ल का मुजरिम तो करार दे दिया है, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 2 सरकारी लोग भी थे। एक तो थे बीजेपी के मकामी रहनुमा बिपिन पटेल, उन्हें बरी कर दिया गया है, और एक जो सब इंस्पेक्टर था उसे बरी कर दिया गया है इसमें, और इसको साजिश नहीं करार दिया। इसको उन्होंने कहा है कि जी स्पॉन्टेनियस जो है वो एक झगड़ा हो गया, उसमें 69 लोग मारे गए। अब मसला ये है कि अक्ल इसे इसलिए तस्लीम करने से इनकारी है कि जिस जगह इन लोगों को हलाक किया गया उससे 500 गज दूर था थाना। 3 घंटे तक जो एहसान जाफरी कांग्रेस के साबिक MP थे वो फ़ोन करते रहे मुख्तलिफ वज़ीरों को, पुलिस वालों को, गुजरात के IG वगैरह को, कोई कुमक नहीं आई। उसके बाद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और जज ये कह रहा है कि ये साजिश नहीं थी। अब तक जो वाहिद मिनिस्टर जिसको कि 28 साल कैद की सज़ा दी गई है, वो मोदी की जो वजारत थी उसमें ख़वातीन के उमूर की इंचार्ज थी माया कोडनानी, उनको 2012 में अंदर किया गया। इसके अलावा कोई जो आला ओहदेदार है उसके खिलाफ नहीं हुआ। खुद जो नरेंद्र मोदी हैं उनको 2013 में एक अदालत ने बरी करार दिया कि जी वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे, और अगले हफ्ते वो अमरीकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से खिताब करने वाले हैं। 2005 में अमरीकियों ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। तो ये एक ऐसे मौके पे फैसला आया है जब मोदी जी अमेरिका में होंगे, गुजरात का भूत उनके पीछे पीछे होगा। अच्छा, इसमें एक और बात है कि चलें गुजरात का भूत तो अब मोदी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता इन माय ओपिनियन। राना अयूब भारतीय जर्नलिस्ट हैं, तहलका में भी उन्होंने काम किया था। उनकी अभी किताब शाया हुई है गुजरात फाइल्स, जिसके अंदर काफ़ी अहम इंकशाफात हैं। राना अयूब ने रिकॉर्डिंग्स की थी, खुफिया रिकॉर्डिंग्स की थी गुजरात राइट्स के ड्यूरिंग और उनके बाद। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थी और बहुत सारे जो, और इससे अगर उन रिकॉर्डिंग्स को सुना जाए, और अगर मैंने सिर्फ एग्जर्प्ट्स पढ़ी हैं क्योंकि अभी वो किताब यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, तो इसमें काफ़ी वाज़ेह है कि एक साजिश तो थी और ये टॉप लेवल से सैंक्शन थी ऑल द वे टू द बॉटम। अब ये हाल है कि मतलब दिहाई गुजर गई हैं, दिहाई से ज़्यादा गुजर गई हैं, 14 ईयर्स इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट नाउ। तो होना तो अब कुछ नहीं है इससे ज़्यादा, कोई कंस्पिरेसी कभी साबित नहीं होगी, और ये जो जहनियत है ना अब इसकी बहुत गहरी जड़ें हो गई। अच्छा, इसमें जब फैसला आया तो जो एहसान जाफरी जो जिनको सबसे पहले मारा गया रुकन पार्लिमान को, उनकी बेवा ज़किया जाफरी ने कहा है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है और उनके ख्याल में ये अधूरा इंसाफ है। एहसान जाफरी के बारे में सिर्फ ये बता दूं कि जब वो लोग उन लोगों को मारने आए जो मुसलमान उनके घर उन्होंने पनाह दी थी जिनको, तो वो ख़ुद सबसे पहले बाहर आए और मजमे ने सबसे पहले उनको मारा और उनको मारने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ। तो ये काफ़ी ज़ाहिर है केस इंडिया में भी हाईलाइट हो, पूरी दुनिया में होता रहा, जैसे वसत ने भी आपको बताया, ज़रार ने भी आपको बताया। लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो अधूरा इंसाफ है और बदनसीबी है कि ऐसे बड़े बड़े वाक़यात के, चाहे वो वहाँ हों या हमारे यहाँ हों, हमेशा अधूरे फ़ैसले ही आते हैं। जी वो अच्छा, इसमें एक और हाई प्रोफाइल आदमी थे बाबू बजरंगी, उन्हें भी कैद की सज़ा हुई है। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को वैसे एक मुख्तलिफ सज़ाएं हो चुकी हैं, लेकिन
लेकिन अमित शाह जो इस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो उस वक्त नरेंद्र मोदी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उनके नाक का बाल थे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ना ही मिलेगा। बिल्कुल। और फिलहाल लेते एक ब्रेक, न्यूज़ अपडेट्स का टाइम हुआ है। जब वापस आते हैं तो ज़रा देखते हैं कि कराची और नौशेरा फिरोज़ में बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कौन जीता। यकीनन आप गेस तो कर ही गए होंगे, लेकिन बताएंगे हम ज़रूर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और कराची की 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों और सिंध में नौशेरा फिरोज़ में बाई इलेक्शन हुए, यानी कुल मिला के 3 नशिस्तें हुई। नतीजा कोई ख़ास फ़र्क के साथ नहीं आया। कराची की दोनों नशिस्तों पर जो आखिरी इत्तलात आ रही हैं गैर हतमी नताइज हैं, मगर MQM के दोनों अरकान ने कामयाबी हासिल की है उनके उम्मीदवारों ने, और नौशेरा फिरोज़ में पीपल्स पार्टी जीत गई है। और थोड़ी सी अगर तफसील बता दें तो कराची की जो 2 नशिस्तें हैं PS 106 और PS 117, ये खाली हुई थी डॉक्टर सग़ीर जो कि साबिक रुकन MQM के, अब वो चले गए हैं, जो नई मॉडर्न MQM बनाने की कोशिश हो रही है PSP उसमें, और साथ ही इफ्तिखार आलम दूसरे थे, वो भी चले गए हैं, तो उनकी जगह ज़ाहिरपुर तो MQM ने कर दी है। और नौशेरा फिरोज़ में पीपल्स पार्टी जीत गई है। इनका बड़ा मज़े का किस्सा है वैसे, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार जीते हैं ये 2013 में 11 वोटों से जीते थे। उसके बाद जो इनके मुखालिफ थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने 3 दफ़ा रीपोलिंग करवाई इलेक्शन कमीशन के थ्रू कि जनाब कोई मुझे गड़बड़ लग रही है, लेकिन तीनों दफ़ा ये जीते। फिर वो वहाँ चले गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि ये जो है एक हल्के का जो नतीजा मुझे मशकूक लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये छोड़े, आप एक दफ़ा री इलेक्शन ही करवा देते हैं। अब आज री इलेक्शन हो गया है, तो ख़ासे वाज़े फ़र्क से वो जीत गए हैं। 35,000 के करीब उनके वोट्स हैं जो गैर हतमी नताइज हैं, 28,000 उनके मुखालिफ के हैं। तो अब के 11 का चक्कर नहीं पड़ेगा, तो उम्मीद है 2 साल हंसी खुशी निकल जाएंगे। लेकिन ये ट्रेंड्स जो शो कर रहे हैं, ज़ाहिर है बाई इलेक्शंस थे, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी परसेंटेज नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, पता है एक चीज़ जो कम अज़ कम जो अपने ट्रेंड की बात की, तो मैं थोड़ा ट्विटर ट्रेंड की बात कर लेता हूँ। पहले PTI के जो ट्विटर अकाउंट्स है उस पर बहुत शोर मचाते कि ये देखिए, मतलब नहीं, इस दफ़ा आई थिंक नहीं, इस दफ़ा आई थिंक उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि यार कराची से हमने हाथ धो ही सिंध और कराची, सिंध तो छोड़ दो, उसमें कभी प्रेजेंस थी नहीं। कराची में फिर भी एक डेंट मारा था इलेक्शन में, वो अब डेंटिंग हो गई है उसकी, आप समझिए, डेंटिंग पेंटिंग MQM ने कर ली। 2018 में 2018 तो अभी टाइम है, लेकिन अगर ग्राफ यही रहा तो फिर तो भूल जाएं तो MQM की वाकई कोई ट्वीट भी नहीं आई। नहीं, हमें बहुत कम आई है, बहुत कम आई है। अब ये देख लें कि खुर्रम जमान साहब जो MP हैं PTI के, वो खुद पोलिंग एजेंट बने हुए थे। अब फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग ये भी कह रहे थे कि जी कितनी अच्छी बात है, MP है खुद पोलिंग एजेंट बना हुआ है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि आपको पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला, आपको वोट कहाँ मिलेंगे? सही बात है। और मैं आपको एक और बात, एक जो एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि जी देखें आप टर्न आउट देखें, टर्न आउट इतना कम था यार, बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में पहले ही टर्न आउट कम होता है। दूसरी बात कि इतने सालों बाद बाई इलेक्शन हुई है, कितने लोग आएंगे वोट करने के लिए? थोड़ा सा आइडिया के फेवर में जो बात जाती है, सॉरी, वो ये है, हमेशा ये एक बात की जाती थी कि नहीं ये तो खुद स्टफिंग होती है और ये होता है और कौन वोट देंगे, ये निगरानी में हुए हैं, आप कैसे लगाओगे धांधली का इल्जाम? सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। और MQM रिप्रेजेंटेटिव है कराची की, जनाब इंजीनियरिंग के जरिए तो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं खत्म कर सकते ना। सही बात। तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने एक जगह 715 वोट हासिल किए हैं माशाल्लाह, और दूसरी जगह जो है वो 1100 किए हैं, और पीपल्स पार्टी ने एक जगह 900 किए हैं और दूसरी जगह 1314 वोट हैं, जो कि ज़ाहिर है 10% भी नहीं बनते, जो टोटल वोट पड़े हैं उससे भी कम लिए हैं। तो वसत साहब, क्या कोई आपको कोई अचंभा हुआ या आपके ख्याल में यही था जिस तरह से कराची में MQM को सीधा किया जा रहा था? तो ये वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं फिर? मुझे अचंभा एक हुआ है कि जब आपको पता था कि यही रिजल्ट, अगर इलेक्शन ना भी होते तब भी रिजल्ट यही आना था, तो आप जो हैं, मुझे अचंभा ये हो रहा है कि आपको अचंभा हो रहा है। और अब मसला ये कि डॉक्टर सग़ीर और इफ्तिखार आलम, कम से कम उनकी दिलजोई के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर वो दोबारा खड़े हो जाते ना तो MQM के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता ये सीट निकालना।
और दूसरे ये कि पीटीआई की मैं अजमत को सलाम करता हूँ कि बार बार वो एक ही तरह का नतीजा कराची से उन्हें मिल रहा है और बार बार वो जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। कभी उनका कैंडिडेट भाग जाता है, कभी वो किसी के हक़ में बैठ जाता है और कभी वो ख़ुद पोलिंग एजेंट बन जाता है। इसे कहते हैं सियासी स्पोर्ट्समैनशिप। तो इसका मार्जिन तो उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा, इन दोनों से एक सवाल है साहब, आप भी कह रहे थे कि अगर डॉक्टर सगीर खड़े होते तो शायद एक सख्त मुकाबला होता। आपको क्या ख्याल है कि डॉक्टर सगीर को डॉक्टर सगीर होने के लिए वोट मिले हैं या डॉक्टर सगीर को एक MQM की कैंडिडेट होने की वजह से वोट मिले थे? ज़रार चूंकि मैं फासले पे बैठा हूँ, लिहाजा फासले की आप आ जाएंगे वापस, कोई बात नहीं। तंज भी कमजोर पड़ जाता है। ओके तो सही सर, थोड़े सादे लोग हैं ना, मैं क्लियर करना चाह रहा था। सर बोले अभी टाइम है। नहीं तो टाइम है तो यार, इसमें वैसे मुझे तो कोई इस तरह की बोलने वाली बात नहीं, लेकिन मतलब इसमें एक्साइटमेंट है क्या? जाहिर है कि आप सर नापा की खेल लेंगे, थोड़ी एक्टिंग कर लें, कुछ नहीं होता है। कभी अगर आप ये चाहते हैं कि जी नताइज, एक तो ये है कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता ज़िमनी इंतखाब में कि नताइज को मैनिपुलेट करे या अपनी मर्जी के हासिल कर ले। वो एक ज़ाहिर है कि वन ऑफ चीज़ होती है। सीट खाली हुई, उस पर हो गए इलेक्शन, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब इसके बुनियाद पे हम ये कहें जी 2018 में असल में ये होगा, फलाना होगा, तो मेरी जान पाकिस्तान में अगले 10 दिन की खबर नहीं होती और हम 2018 पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा वो सर एक बात बता दें, ये सारे जो इलेक्शन है कराची के, दोनों इलेक्शंस में जमाते इस्लामी के उम्मीदवार के तो वोट भी नहीं कोई मतलब कहीं से आ रहे। हालांकि जमात इस्लामी एक ज़माने में बड़ी टक्कर की जमात होती थी MQM की, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ गए? यार क्या ये सवाल जिनके जवाबात ऑलरेडी बच्चे को मालूम है करने जरूरी होते हैं? अगर टाइम बच गया है तो कोई और भी बात की जा सकती है भाई। और मौसम कैसा है फिर वहाँ पे? सही है, सब सेट है। PSD पे गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा रकम रखी जा रही है। इक़्तिसादी शरह की जो हदफ है वो पहले से कम कर दिया गया है। खसारे की सरमायाकारी जो है उसका इम्कान ज़्यादा है। इस पे मैं बात कर सकता हूँ इस्लामाबाद में बैठ के आज। चलिए सर, फिर आप ये ब्रेक के दौरान हम ये बातें करते हैं। जवाब देने वाली बात की, बहरहाल इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत एक्साइटिंग आज ट्विटर पे वॉर चली है और वो भी ऐसी कुछ टेलीकॉम कंपनीज के दरमियान के सब लोग जो है दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब हम ऐसी एक खबर पर नजर डालेंगे जिसने आज पूरे दिन ट्विटर पर तहलका मचा के रखा था। और वो ऐसा हुआ कि टेलीकॉम कंपनी यूफोन बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मज़ेदार एड्स बनाते हैं, मैं भी इंजॉय करता हूँ, आप भी बहुत इंजॉय करता हूँ, क्लास के एड्स हैं। उनकी जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है ufone@ufone.com या जो भी है, सॉरी नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, उस पर आज एक रीट्वीट हुई। वो ट्वीट क्या थी आपको ज़रा दिखा देते हैं। ये है जो रीट्वीट हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है गो नवाज गो और साथ एक बकरे की तस्वीर बनी हुई है, पता नहीं क्यों। बहरहाल ये रीट्वीट हुई, लोगों ने देखा और लोगों ने कहा कि यार अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ 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 वेरी फनी, लेकिन अक्सरियत लोगों चीज़ जो है उन्होंने कहा कि यार ये बिल्कुल गलत बात है, एक कॉर्पोरेट अकाउंट से ऐसी चीज़ें नहीं सामने आना चाहिए। और फिर जाहिर है कि जो PMLN के सपोर्टर्स हैं और जो PMLN का ऑफिशियल सोशल मीडिया सेल है, जिसके शायद दफ्तर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में है, वो कॉल परवेज रशीद ऐसी कुछ सुनने में, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, आपको पता है आप मतलब नन्हे ना बना मुझे नहीं याद रहता उमर का तकाज़ा। एनीवे देखें तो वो फिर तो क्या हुआ, इंडिविजुअल ने कर दिया। नहीं अब मैं आ रहा हूँ ना उसके ऊपर। तो पहले तो बॉयकॉट यूफोन का ट्रेंड शुरू हो गया कि ये क्या हो गया है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं बस अपनी सिम को जला के फेंक रहा हूँ जैसे मैं उसामा बिन लादेन हूँ और ड्रोन आ जाएगा, एनीवे छोड़ दो। तो फिर उसके बाद जाहिर है यूफोन ने देखा, यूफोन ने कहा यार ये क्या हो गया, तो यूफोन ने फिर अपनी दोबारा जो भी हैंडल कर रहा था उससे अपना अकाउंट वापस लिया और एक अपॉलॉजी की। अपॉलॉजी भी आपके सामने, उन्होंने कहा कि वी रिग्रेट एंड अपॉलोजाइज फॉर द इनअप्रोप्रिएट ट्वीट्स टुडे, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द इशू एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड। तो अब मुबशर आप कह रहे थे कि क्या हो गया। तो अब देखिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि या तो जो भी अकाउंट हैंडल कर रहा था, क्योंकि जाहिर है लोग ही हैंडल कर रहे होते हैं, उसने जल्द जानबूझकर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पोस्ट किया, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन जो मेरी नज़र में लाइकली ऑप्शन है वो ये है कि
दो अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट है, एक उसका पर्सनल अकाउंट होगा और एक ऑफिशियल अकाउंट होगा। वो शायद समझ रहा होगा कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ, लेकिन लॉग्ड इन था वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से। और इसका भी कुछ हल्का फुल्का सबूत है, क्योंकि इससे पहले उसी ऑफिशियल अकाउंट से 2 और ट्वीट्स भी आई थी, वो भी आपको दिखा देते हैं। एक कमेंट था अभी जो मरी में केस हमारे सामने आया, बहुत खौफनाक, कि एक फीमेल टीचर को जलाकर मार दिया, उस पर भी कमेंट था। और फिर एक और ट्वीट पर भी कमेंट था जिसमें एक हिंदू लड़की का रेप हुआ था हैदराबाद में, उसके खिलाफ मुजाहरे हुए थे। तो इससे लगता है कि वो समझ रहा था कि मैं अपनी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर रहा हूँ, लेकिन हो गया यूफोन अकाउंट से। अच्छा, ऐसा काफ़ी होता है, क्योंकि एक बार याद है और कुछ लोगों ने ट्विटर पर ही पॉइंट आउट किया जब हम इस पर तनकीद कर रहे थे, उन्होंने कहा आप इस पर तो बात नहीं करेंगे। मैंने कहा किस चीज़ पर? उन्होंने कहा दिखा दो। तो एक दफ़ा पैमेला का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको भी जो भी चला रहा था, उसने भी शायद गलती से ख्वाजा आसिफ साहब की एक एंटी पीटीआई ट्वीट को भी रीट्वीट कर दिया था, और फिर जाहिर से जल्दी से उसको अंडू कर दिया, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि यार ये तो बंद हो गया यार, नहीं जान इसको तो हटाओ यहाँ से। लेकिन मज़ेदार बात जो इसमें है कि आपको पता है कि टेलीनॉर मार्केट में, टेलीनॉर इंडस्ट्री में बड़ी कट थ्रोट किस्म की कंपटीशन है। हाँ, कोई 50 रुपए का टेलीकॉम में कोई 50 रुपए का पैकेट लाता है तो वो कहता है कि नहीं जी मैं 50 पैसे कम का पैकेज, और ये वो एक दूसरे के खिलाफ इश्तेहारात की भी जंग चल रही होती है। तो टेलीनॉर ने कहा कि यार नहीं, ये तो मौका है। तो डीजूस पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से एक ये ट्वीट आई जिसमें लिखा हुआ था कि ये है टिप्स जो नए आए हो सोने ट्विटर पे, कि ट्वीट करने से पहले प्लीज हमेशा चेक कर लिया करो कि आप अपने अकाउंट से ट्वीट हो, लॉग्ड इन हो, या किसी और अकाउंट के ट्वीट से। तो लोगों ने बहुत लोगों ने कहा कि आपने इतनी खूबसूरत ट्रोलिंग की है कि इसी चीज के ऊपर ना मैं तो आज, लेकिन आई एम श्योर कि फैसल कुरैशी इसका जवाब दे देंगे, तेरी मेहरबानी। ये भी हो सकता है। और फैसल कुरैशी की आपने बात की तो ये बड़ी एक मजा, ऐसा आखिरी चीज दिखाना चाह रहा हूँ बस, कि इनकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जंग चली थी बिटवीन मोबिलिंक एंड यूफोन। आपको याद है जब मोबिलिंक का एक बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा इश्तिहार आया था। कंट्रोवर्शियल तो लोगों को कंट्रोवर्शियल लगा, आपको अच्छा लगा, वो एक और बात है, ठीक है, आपका अलग मिजाज है। ये वाला बिल्कुल आपके सामने है। तो फिर इसके जवाब में यूफोन ने भी एक ऐड दिया जो काफी हद तक इससे भी ज्यादा शायद पॉपुलर रहा, और वो ये था, वो भी आपके सामने है। जी वसत साहब फरमाइए। हाँ, इसके बाद तो जाहिर है कि मैं क्या फरमाऊंगा, लेकिन कुछ भी फरमाओगे ना, करता हूँ कि ये जो यूफोन का आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं कि जी गलती से गो नवाज गो निकल गया, यार ये गलती से नहीं था, ये डेलिब्रेट था। अल्फाज सिचुएशन के हिसाब से अपने मानी चेंज करते रहते हैं। जब गो नवाज गो कंटेनर पे से नारा लगता था तो उसके मानी कुछ और थे। आज अगर यूफोन ये ट्वीट कर रहा है गो नवाज गो का, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे आईसीयू में इस वक्त हैं। दरअसल इस ट्वीट से हौसला बढ़ाया जा रहा है कि आप आईसीयू में अपनी रेजिस्टेंस डेवलप करें और जल्दी से अपने रूम में शिफ्ट हों। ओके, तो सर एक सवाल ये चलिए आधी बात तो आपने समझा दी, ये बकरी की तस्वीर के पीछे क्या सिंबलिज्म है? ये गलती से आ गया है, ये गलती वो शेर असल में शेर के चक्कर में बकरी आ गई। अरे यार ये गूगल इमेजेस का लेकिन मेरा हौसला तो बढ़ गया नरगिस फखरी को देख के, तो मैं टाइम भी खत्म होता है, उसके बाद मैं किसी को बात भी नहीं करने दूंगा। तो हम कल दोबारा मिलेंगे। बजट आपने अगर समझना है तो हमारे पास एक ज़बरदस्त बजट एक्सपर्ट होंगे कल, जो आपको फ़लसफ़ा पानी कर देंगे, क्योंकि हमें तीनों को तो वो समझ आएगा नहीं। आप कॉल इन भी कर सकते हैं। फिलहाल इजाज़त, मुश्किल सवाल ना करना प्लीज़।